पब्लिक पॉलिसी में कहा जाता है, और ये मैंने कम से कम 2 अलग अलग जगह पढ़े हैं। एक बिल क्लिंटन के ऑटोबायोग्राफी में, और दूसरा ली कुआन यू, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के बायोग्राफी में कुछ ही महीने पहले पढ़ा मैंने। उन दोनों का कहना है कि एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज एन इलेक्टेड ऑफिशियल, आपके सामने तो समस्या रहता है। कोई भी समस्या लीजिए, गरीबी कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, छुआछूत कहिए, कोई भी, वातावरण, कोई भी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे अमेरिका के आर्कानसा राज्य में हो। और आर्कानसा राज्य क्या है, तो अमेरिका का हुमला जुमला, जिस राज्य से बिल क्लिंटन थे और जहाँ के गवर्नर रहे 12 साल, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए लड़े, तो आर्कानसा मैं गया हूँ वहाँ। वैसे तो है समथर जगह, लगता है तराई में आ गए हैं, मधेश, लेकिन आर्थिक रूप से हुमला जुमला की तरह है, पीछे है, अभी भी है। तो वहाँ का समस्या हो या सिंगापुर का समस्या हो, तो दोनों का कहना है कि आपको लगता है ये नवीन समस्या है, नया समस्या है, ये मौलिक समस्या है, सिर्फ हम ही इससे जूझ रहे हैं, इसका समाधान क्या होगा, दिक्कत होगा, कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन वैसे प्रत्येक समस्या का समाधान कहीं न कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी ने ढूंढ के उसको लागू कर दिया है। आपको सिर्फ जाके आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, ये समस्या का समाधान यहाँ निकाल रहे हैं, हम इसको जाकर अपने जगह पर इसी को हम अमल करते हैं, अप्लाई करते हैं। उन दोनों का मानना है, और दोनों ने करके दिखाया है। कोई भी समस्या हो, उसका समाधान कहीं न कहीं ढूंढ निकाला गया है। तो नेपाल में जो जनमत पार्टी के जो नेता लोग आ रहे हैं, उभर रहे हैं, संगठन निर्माण कर रहे हैं, उनको लोगों को लगता होगा कि इतना ढेर सारी समस्याएं हैं, कैसे जूझेंगे, साधन स्रोत कहाँ से लाएंगे, कैसे जीतेंगे, राइट, चुनाव कैसे जीतेंगे, ये भी समस्या हो सकता है। या लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करेंगे। या गरीबी है देश में, रोज़गारी का समस्या है, लोग खाड़ी देश में मलेशिया कहाँ कहाँ जाते हैं, तो लोकल अर्थतंत्र में रोज़गारी कैसे सृजना करेंगे। वैसे ढेर सारे समस्याओं का समाधान जो है सो कहीं न कहीं दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह ढूंढ लिया गया है। उसको सिर्फ पता लगाना कि कहाँ इसका समाधान निकाला है और उसको अमल करना है। और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है। जब बिल क्लिंटन आर्कानसा का गवर्नर था और जब भी ली कुआन यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, तो दोनों ने जिक्र किया है ईमेल। बिल क्लिंटन ने अपने आत्मजीवनी में बहुत गर्व के साथ कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 ईमेल भेजे हैं। आई हैव सेंट 2 ईमेल्स। और ली कुआन यू भी बाद में रिटायर होने के बाद वो उनका कहना था, लोगों को मुझे सिखाना पड़ा ये कैसे करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। लेकिन एक बार जब मैंने सीख लिया तो बगैर लैपटॉप के मैं कहीं भी घूमने निकलता, मैं बगैर लैपटॉप के कहीं भी नहीं जाता, कहकर उन्होंने लिखा है। तो अभी तो इंटरनेट का ज़माना है। जो चीज़ पहले कहा जाता है जितना इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, आज एक स्मार्टफोन रखे व्यक्ति, चाहे वो दुनिया के कहीं किसी भी कोने में हो, उसके पास उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है। मतलब फ़ोन में है, आप उसका सदुपयोग करिएगा नहीं करिएगा, उसको ढूंढिएगा नहीं ढूंढिएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो आपके फिंगर टिप्स पर है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना, कि जितना इन्फॉर्मेशन सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हुआ करता था और किसी के पास नहीं हुआ करता था, तो उतना अभी प्रत्येक स्मार्टफोन के मालिक के पास है। तो अभी तो
ये नहीं है कि पहले आप लोग ढूंढिएगा कि हाँ विज्ञ लोग कौन हैं इस फील्ड में, विज्ञ लोग कौन हैं देश में, नहीं है तो प्रवास में है कि वो हमसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हमें समय देंगे कि नहीं देंगे, हम उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। ये सब कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीधे इंटरनेट पर जाकर, यार आप अगर मदेशी हैं तो मदेशी से ही सुझाव लेना कोई ज़रूरी है, उस फील्ड के किसी भी व्यक्ति से। और सुझाव क्या होता है, रखा हुआ रहता है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, ब्लॉग सब में सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। यूट्यूब तो क्या है कि गूगल पर सर्च कीजिएगा तो अधिकांश आपको इंग्लिश मीडियम मिलेगा, राइट, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अंग्रेजी में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब पर मैंने देखा है हिंदी भाषा में ढेर सारे मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल है। हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी। कुछ लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लगता है, ऑन करके सुन रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं और धीरे धीरे सुन रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए यूट्यूब पर भी अच्छा है। तो किसी भी पब्लिक पॉलिसी टॉपिक पर, अभी तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का ज़माना है, सिर्फ पब्लिक पॉलिसी वाले लोगों के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के लोगों के लिए, कि आप सीखते रहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सीखते रहिए। इंटरनेट पर जाकर अपना पढ़ाई जारी रखिए, नया नया बात सब सीखते रहिए, अपने अपने फील्ड का कटिंग एज चीज़ सब सीखते रहिए। मेरे को याद है, मैं हाई स्कूल ख़त्म करके और कॉलेज पढ़ने अमेरिका आने से पहले, उस बीच मैं कीर्तिपुर जो टीयू है, त्रिवेणी यूनिवर्सिटी, तो देश का सबसे बड़ा लाइब्रेरी वहाँ पर था टीयू का। तो मैं वहीं पास में, बागमती के उस तरफ टीयू और इस तरफ शायद धोबी घाट के क्या है जगह है, तो मैं डेरा लेके वहाँ रह रहा था। और उसी समय का वहाँ का लोकल एक आदमी से मेरा दोस्ती हुआ। वो अभी भी करीबी दोस्त है, बराबर फ़ोन करता रहता है। मेरे को लगता है अगर सिर्फ पिछले 2-4 महीने का डाटा देखिए तो मेरे जो अपनी हाई स्कूल क्लासमेट हैं उन किसी से भी ज़्यादा बात मेरी इस दोस्त से हुई है। तो उस समय मैं टीयू के उस लाइब्रेरी का बराबर उपयोग करता था, नहीं कुछ तो मैगजीन्स और थोड़ा मोड़ा और भी। तो मैंने नोटिस किया, यार यहाँ तो केमिस्ट्री के जर्नल्स जो है सो बहुत पुराने, 20-30 साल पुराना केमिस्ट्री का जर्नल है, और लोग उसी के आधार पर अपना मास्टर्स और पीएचडी थीसिस लिखते हैं। यानी कि जो एक्चुअल फील्ड है केमिस्ट्री का और भी विषय का, तो वहाँ का वो तो प्रगति करते करते तो लेटेस्ट नॉलेज तो बहुत दूर भाग गया होगा, लेकिन वहाँ टीयू के विद्यार्थी अभी भी वो 20-30 साल पुराने जर्नल के आधार पर अपना रिसर्च करते थे। यानी कि नॉट कटिंग एज एट ऑल। लेकिन अभी समय है कि ऑनलाइन आपको और सस्ते में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मासिक ज़्यादा नहीं पड़ता है, सस्ते में एक से एक कटिंग जर्नल आपको अपने विश्वविद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए, कैंपस के लिए वो मिल जाते हैं। सब्सक्राइब करिए और अपने सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में दे दीजिए। तो वो तो लेटेस्ट 20-30 साल पुराना नहीं कि लेटेस्ट कटिंग एज अभी का अभी मिल जाता है। मिड 90s में जब मैं यूएस आया तो एक कहानी मेरे को याद है। किसी ने कहा कि चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है नहीं लेकिन चाहिए और ख़रीद तो सकते नहीं हैं। क्या करते हैं, उनके जो चाइनीज़ जो दोस्त अमेरिका आए हुए हैं तो कहेंगे ठीक है तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है उसका स्कैन करके PDF फाइल बना के हमें भेजो। तो वो तो ईमेल से लोग भेजते थे मुफ्त में। तो वो PDF टेक्स्ट बुक का PDF बना के भेजते थे अपने दोस्तों को, उसी को सर्कुलेट करते थे। वो आपके पास एक PDF है, वो आप किसी को ईमेल कर देते हो तो आपके पास भी है, उसके पास भी है, राइट। तो वैसे काम चलाते थे, मेरे को याद है अर्ली 90s मिड 90s में, दैट्स हाउ दे यूज्ड टू डू इट। और अभी देखिए वो ज्ञान के प्रति जो हंगर था देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी तो एकदम लीगली जैसे एक PDF
selfdrive.com करके ऐसा है। तो मैंने जो ली कुआन यू के आत्मजीवनी का जिक्र किया तो मैंने जब पढ़ा, and that book was recommended to me by Ratan Jha, who is the founding president of ANTA, the first Madhesi organization in the US that was launched around 2006-7, something like that. तो वो भी डायरेक्ट रिकमेंड नहीं किया, लाइक आई सो ऑन हिज फेसबुक पोस्ट, वो प्रशंसा कर रहे थे तो मेरे को लगा अरे ये किताब, लाइक आई वाज नॉट अवेयर कि ली कुआन यू ने अपना आत्मजीवनी लिखा है। तो मैंने तुरंत ऑर्डर किया और बिफोर ही कुड फिनिश हिज कॉपी आई फिनिश्ड माइन। सो टुडे, राइट, टुडे I think the number one thing that I remember Ratan Jha for is for indirectly recommending that book to me. Indirect, वो भी like मेरे को नहीं कहे थे, वो अपना फेसबुक पर पोस्ट किए थे पब्लिकली और मैंने देखा, तो indirect recommendation, that's the number one thing for which I remember him. इतना अच्छा किताब है। तो जब मैंने पढ़ लिया तो मैंने कहा next time when I get a chance to go to Nepal, I would want to carry a few hard copies to present to a few politically active people there. पर कुछ ही हफ्तों के मेरे को पता लगा कि नहीं, ये तो किताब PDF वर्जन में ऑनलाइन रखा हुआ है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तब से मैं विभिन्न लोगों को विभिन्न किस्म से आई एम ट्राइंग टू गेट देम टू डाउनलोड इट एंड रीड इट, स्पेशली अप एंड कमिंग लीडर्स ऑफ द जनमत पार्टी। ये आप ये पढ़िए, क्योंकि नेशन बिल्डिंग जो आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग का ख्वाब है कि नेपाल थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना देंगे, तो उस फील्ड में, राष्ट्र निर्माण के फील्ड में ली कुआन यू गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ही इज़ नॉट द ओनली पर्सन हु हैज़ डन इट। अ लॉट ऑफ पीपल माइट से डेंग शाओपिंग एंड ही सक्सेसर्स इन चाइना, उन्होंने किया, थोड़ा बहुत मोदी कर रहे हैं इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम किया है उन्होंने। तो और भी हैं, ढेर सारे हैं, राइट। लेकिन ली कुआन यू वो गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हु डिड आउटस्टैंडिंग वर्क एंड डॉक्यूमेंटेड इट रियली रियली वेल। और दूसरा लोग क्या कहेंगे, क्या स्टडी करेंगे, वो खुद कह रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं। ही ऑल्सो हैपन टू बी अ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जस्ट लाइक आवर सीके राउत जी। इसका मतलब ये नहीं कि कैम्ब्रिज पढ़ा तो सब ली कुआन यू ही बन गया, वैसी बात नहीं है। लेकिन अधिकांश तो पॉलिटिक्स में जाते ही नहीं है। लेकिन एंड माय परसेप्शन इन और डिग्री से कम है। मेरे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़े बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, राइट, बट नॉन ऑफ देम, वो ली कुआन यू की दूर की बात है, वो पॉलिटिक्स में ही नहीं आने वाले लोग हैं। वो लोग, उनका फील्ड अलग है, अलग अलग अपना कर रहे हैं। तो लाइक व्हाट आई से इट अबाउट सीके राउत, जैसे कि जनमत पार्टी का पहला जो महाधिवेशन हुआ, वो तो दैट इज वर्क ऑलरेडी डन। उसके आधार पर तो किया जा सकता कि नहीं, लाइक ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि एक्सीलेंट कन्वेंशन रहा। उसी महाधिवेशन के लिए देखिए ना कांग्रेस में कितना माथे पच्ची हो रहा है। एक महाधिवेशन नहीं कर सकते हैं, अपने से एक महाधिवेशन तक नहीं कर सकते हैं। उससे पता चलता है कांग्रेस कितने पानी में है, सो बात। तो जनमत पार्टी का महाधिवेशन बहुत भव्य रहा, बहुत अच्छा रहा, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। लाइक आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि नहीं, अरे ये तो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो प्रॉमिस है, सीके जी का अपना प्रॉमिस है, आ रहे हैं और मधेसी हैं, लाइक ही। अब उनका था स्टार्टिंग पॉइंट कि नहीं, मधेश के प्रति इतना ज़्यादा भेदभाव है, बेसिकली इट इज़ इंटरनल कॉलोनाइजेशन। इतना ज़्यादा भेदभाव है कि फेडरलिज्म से समस्या समाधान नहीं होगा, उसके लिए मधेश को अलग देश बनना ही होगा, राइट। तो मेरा असहमति सिर्फ इस बात का था। मेरा ये नहीं कहना था कि आप जितना भेदभाव कर रहे हैं उतना नहीं है, उससे कम है, नहीं, मैंने वो कभी नहीं कहा। बल्कि मैंने ये कहा कि आप जितना कर रहे हैं भेदभाव है, उससे कहीं ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मधेश अलग देश समस्या का समाधान नहीं है। अगर मधेश अलग देश बनाइएगा तो काठमांडू पर सरहद कैसे करिएगा? इतना ज़्यादा भेदभाव है कि उसका एकमात्र समाधान है मधेसी काठमांडू पर जाकर कब्जा बोले और काठमांडू पर शासन करे। तो मेरा सिर्फ वही असहमत था। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं, सीके जो कह रहे हैं जितना भेदभाव हो उतना नहीं है, उससे कम है, उतना वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिए हैं। मैंने वो ऐसा कभी नहीं कहा।
और पार्टी एक व्यक्ति नहीं होता है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग पीपल जो आ रहे हैं टीम बनने। सबसे तो मेरे को ज़्यादा इम्प्रेसिव मेरे को कहाँ लगता है, जब मैं देखता हूँ जिला स्तर पर संगठन बन रहा है, गांव नगर स्तर पर संगठन बन रहा है, वार्ड स्तर पर संगठन बन रहा है, लोग गर्व के साथ पद ले रहे हैं, तो मैं तो उनमें से 9 के बराबर जानता हूँ, नहीं जानता हूँ मैं लोगों को। तो दैट्स द लेवल वेयर आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड। सेंट्रल लेवल पर कुछ तो अब जैसे सप्तरी के सुरेंद्र मधेसी हैं, तो उनको मैं लॉन्ग टाइम बैक ही गॉट टू नो मी बिफोर ही गॉट टू नो सी.के. राउत। मुलाकात हालांकि नहीं हुई है, जब वो इंडिया में थे स्टूडेंट एक्टिविज्म में थे। ही लॉन्च आई थिंक द फर्स्ट मधेसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो तभी से हमारा ऑनलाइन बातचीत चल रहा था उनसे। वेरी इम्प्रेसिव गाय। तो वैसे हैं कुछ। अब जनकपुर के बिना पर जा रहे हैं, क्योंकि जनकपुर मेरा होम टाउन है, और मैंने उनको निकनेम दे दिया चे गुएवारा, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर एंड चे वॉज अ डॉक्टर एंड ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। तो ऐसे प्रॉमिसिंग लोग ढेर सारे हैं, अप एंड कमिंग आ रहे हैं। तो उनका उमंग देख के लाइक नेक्स्ट फेज जो आएगा नेपाल के राजनीति में और कोई है ही नहीं। लाइक उनके तुलना में पहाड़ में भी इन लोगों को ही करना होगा। पहाड़ में उसका कोई आ नहीं रहा है, हिल्स में कोई आ नहीं रहा है। लोग नाम लेते हैं रविंद्र मिश्रा का, नहीं वो तो नहीं आएगा। वो थिंक टैंक है, अपना किताब लिखता है, बेचता है। वो लाइक चुनावी सफलता नहीं मिलेगी उसको। आई डाउट दे कैन बिकम अ नेशनल पार्टी वन इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मेरे को नहीं लगता है वो नहीं है। अब मुद्दा देखिए, लाइक लगता है राप्रपा का यूथ विंग है, मतलब हिंट देते रहते कि संहिता नहीं चाहिए, गणतंत्र नहीं चाहिए, धर्म निरपेक्षता नहीं चाहिए। तो ये सब प्रतिगमनकारी सोच है। तो कैसे है, लाइक मेरे को लगता रहता है कि नहीं, विचार से ये राप्रपा के यूथ विंग जैसे बात करते हैं। तो वो अलग बात है, मुद्दा कुछ भी हो, लाइक पॉलिटिकल गिफ्ट होता है, तो वो उनके पास मैं नहीं देख रहा हूँ। वो पत्रकारिता फील्ड के आदमी प्रयास किया उन्होंने, सराहना करता हूँ उस बात की। लेकिन पहाड़ में भी जनमत पार्टी को ही जाना होगा। वो जो नई पीढ़ी वाली पार्टी आएगी तो और तो कोई कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस में और एमआलए में जो नई पीढ़ी है, वो तो जब तक वृद्ध नहीं हो जाएंगे उनको मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे जकड़ के रखे हुए हैं वहाँ के जो ज्येष्ठ नागरिक नेता लोग। तो रिस्क लेना होता है, नहीं लिए तो नहीं लिए। तो मधेश में जो अप एंड कमिंग है, एक समय था और ज़्यादा भी नहीं हुआ है, मेरे को लगता है 1.5 साल पहले की बात है। तो मेरे को डर लगता था कि ये जनमत पार्टी वाले कहीं राजपा और सपा का वोट न काट लेंगे। अब मेरे को डर नहीं है। अब मेरे को डर है कहीं जनमत पार्टी का वोट वो जसपा वाले न काट लें। डर तो नहीं है, लेकिन लाइक अगर है तो डर वैसा है। डर तो नहीं है, डर शब्द गलत हुआ। तो दूसरी पार्टी कितनी बड़ी है, छोटी है, फूटती है, नहीं फूटती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात का है कि आप हॉट गरम मुद्दा क्या है उसका पहचान कर सके कि नहीं। तो मेरा मानना है वो गरम मुद्दा भ्रष्टाचार है, और उस मुद्दा को आप कितना कस के पकड़िएगा, जोर से पकड़िएगा तो दूसरा पार्टी फूटे ना फूटे। दिल्ली में क्या हुआ था, भाजपा फूट गई थी, कांग्रेस फूटा हुआ था, नहीं ना फूटा हुआ था। वैसी बात है, वो दूसरी पार्टी फूटे ना फूटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी पार्टी से मतलब है ही नहीं, उसमें मुद्दा को कस के पकड़ के जनता के पीछे जाना होता है। तो 2 उदाहरण है। एक फ्रांस में जो अभी के जो मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं, तो वो नई पार्टी खोल के सीधे स्वीप कर दिए, राष्ट्रपति बन गए, फिर पार्लियामेंट में स्वीप कर दिए। तो एक रास्ता मैं वो देखता हूँ। दूसरा रास्ता जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया, वो नेपाल लेवल पर करना होगा, और नेपाल लेवल पर ही करना होगा। ये नहीं कि पहले इस चुनाव में हम झापा से कंचनपुर करेंगे, उसके बाद अगली चुनाव में नहीं। आप झापा और कंचनपुर तक की जनता के लिए जो करना चाहते हैं, वो जो अगर वास्तव में करना चाहते हैं तो शक्ति काठमांडू में है। सिर्फ झापा से कंचनपुर तक चुनाव जीतने से तो आप नहीं कर सकेगा। इसलिए वो नेशनल लेवल पर ही होगा, करना होगा, 77 डिस्ट्रिक्ट्स में ही करना होगा। और वो आसान रास्ता है। इमैनुअल मैक्रॉन का रास्ता, अरविंद केजरीवाल का रास्ता, वो आसान रास्ता है। कठिन रास्ता कौन है? तो एक बार चुनाव लड़े, राष्ट्रीय पार्टी बने, 10-20 सांसद बने, उसके बाद अगले बार चुनाव लड़े तो 20 से 30 ले गए, 40 ले गए, उसके बाद
फिर चुनाव लड़े तो मे बी बहुमत पार्टी बने, तो वो कठिन रास्ता है, वो दिक्कत है। आसान रास्ता है कि आप पहले ही चुनाव में स्वीप करिए, उसके लिए भ्रष्टाचार के मुद्दा को कस के पकड़िए और देशव्यापी आंदोलन कर दीजिए। संगठन तो आपसे आप बनता है, मुद्दा अगर कस से पकड़ गया तो संगठन स्वतः स्फूर्त, पैसा देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। भाजपा है अभी सबसे ज़्यादा पैसा वाला पार्टी, भाजपा है इंडिया में, भारतीय जनता पार्टी। तो उसके जो प्रमुख डोनर हैं जिन्होंने अधिकांश पैसा दिया है पार्टी को, कितने हैं? 600, सिर्फ 600। उतने बड़े देश में, दुनिया का भी तो सबसे बड़ा पार्टी वही है, तो उसको सिर्फ 600 डोनर से काम चल गया है। तो जनमत पार्टी को कितने डोनर चाहिए? 50 से भी कम। दुनिया भर में 50 से कम डोनर चाहिए। तो उसको वो 50 लोग कौन है, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको ठीक से अप्रोच करके उनसे पैसा मांगना है। दिक्कत बात नहीं है। और उसमें से अधिकांश लोग जो है तो दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी उनको चाहिए नहीं। वो सिर्फ हाँ लीजिए, पैसा लीजिए, पार्टी बनाइए, चुनाव जीतिए, अच्छा देश के लिए अच्छा काम करिए, वैसे लोग होते हैं। उनको ढूंढ निकालना होगा, वो खुद तो आएंगे नहीं, ढूंढ निकालना होगा, उसके बाद अप्रोच करना होगा देश से लेकर विदेश तक। उसमें तो मेरे को लगता है 10-20 तो मधेसी अमेरिका में ही होंगे, तो उनको ढूंढना होगा। उसमें से एक आदमी है, वो जब डॉक्टर सीके राउत की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा गर्म होने वाले व्यक्ति वो हैं, वो कर सकते हैं फंडिंग अच्छा से। तो जब भी कोई पार्टी भी नहीं था तभी गर्म हो गए थे, तो अभी तो देंगे ना, तो उनको अप्रोच करना होगा। वैसे और भी हैं 10-20 को, तो मैं फर्स्ट नेम से मैं जानता हूँ कि हाँ ये लोग शायद ठीक से अप्रोच किया गया तो करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ माहौल गर्म करना होता है। अभी शायद नहीं देंगे, कहेंगे आप मधेश के लिए इतना करना चाहते हैं तो मधेसी लोग आपको पतिया क्यों नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आंदोलन करना होगा, सब जगह मीडिया में छा जाना होगा, तब लोग गर्म होंगे। नहीं ये आ रहा है, इसको बंद करना होगा। तो आंदोलन अभी महामारी के समय में कैसे आंदोलन करिएगा? तो मेरा आइडिया है रिमोट रिले अनशन, रोज़ लगातार 365 दिन तक कम से कम एक लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, कोई अंत ही नहीं है, पार्टी के सदस्य, स्वयंसेवक, वॉलंटियर, समर्थक, शुभेच्छुक, कोई भी जिसको इच्छा लगे, आप अपने अपने घर पर ही 24 घंटा अनशन बैठिए और उन सब का फ़ोटो सीके राउत का जो पब्लिक फेसबुक पेज है, जहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पर डालिए कि आज इतने लोग अनशन पर बैठे हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। यहाँ भी नेपाल में भी जन लोकपाल चाहिए, जो अन्ना हजारे ने किया था, जन लोकपाल चाहिए नेपाल में भी। तो उस एक मुद्दा को पकड़ के रोज़ अनशन बैठिए लगातार 365 दिन, तो मीडिया कवर करने लगेगी, शॉर्ट मार्च की तरह हो जाएगी। तो मीडिया सब जगह आ जाएगी, तो वो 50 डोनर आपसे आप निकल जाएंगे, पैसा देने वाला कि जाइए आप चुनाव लड़िए, देशव्यापी चुनाव जीतिए, मिल जाएंगे लोग।